बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर पेरेंट्स, आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 4 का एक लास्ट टॉपिक रह गया था ट्रांसफार्मर का, वो डिस्कस करेंगे। द ट्रांसफार्मर, बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है कि ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होता है। करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता, बल्कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। और इसी लिहाज से इसकी दो टाइप्स भी हैं। अगर ये स्टेप अप करता है वोल्टेज को, तो हम फिर कहते हैं कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और अगर ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, डिक्रीज करता है, तो फिर हम इसे कहते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ये मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ होता है। आपके पास जहाँ पे पावर जनरेशन हो रही होती है, जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पे जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सके, यानी वोल्टेज को बढ़ाया जा सके। क्योंकि दूर दराज इलेक्ट्रिसिटी को जब ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर करंट ज़्यादा होगा तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा पावर को इक्वल रखते हुए, यानी इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो चीज़ की जाती है वो पी पावर इज इक्वल टू सॉरी वी आई। तो जब वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया जाता है, तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए फिर करंट को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, जिससे हमारे जो लाइन लॉसेज हैं वो कम हो जाते हैं, और इस तरीके से दूर दराज तक जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसपोर्टेशन है वो मुमकिन होती है। तो वहाँ पे चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, तो लिहाजा वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। लेकिन जब आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है, जो आप अपने गली मोहल्लों में देखते हैं, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगा होता है, जो कि वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज को अमूमन हमारे पास जो अगर मोहल्लों में आ रही होती है, सिटी में गाँव में आ रही होती है लाइट, उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि उसने 11,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट पे लेके आना होता है। इसके अलावा आपके घरों के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जैसा कि चार्जर है आपके पास, या कंप्यूटर के अंदर सप्लाई है, या और इस तरह की चीज़ें हैं। तो वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि वोल्टेज को मजीद 220 से भी कम करके 12 वोल्ट पे या इस तरह के कम वोल्टेज पे लेके आता है। दो कॉइल्स यूज होती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, जहाँ पे इनपुट दी जाती है, और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है, जिससे आप आउटपुट लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर इनपुट जो कॉयल है, प्राइमरी कॉयल है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और सेकेंडरी कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, तो फिर उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और अगर सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, तो फिर उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और ये जो रेशियो है NS/NP, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, इसको टर्न्स रेशियो कहा जाता है। बाद ये भी क्वेश्चन होता है कि आप टर्न रेशियो फाइंड करें, तो इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि टर्न रेशियो है क्या चीज़। तो ये दोनों जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, उनकी रेशियो को टर्न रेशियो कहा जाता है। इसके अलावा दोनों जो कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती। इनका आपस में इलेक्ट्रिकली कोई लिंक नहीं होता। अलबत्ता दोनों जो आपस में लिंक्ड होती हैं वो मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्राइमरी कॉइल में चेंज होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है फैराडे लॉ के मुताबिक। तो ये बेसिकली जो है ट्रांसफार्मर है, ये फैराडे लॉ को ही फॉलो करता है, और म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे ये वर्क करता है। यानी एक कॉइल में, यानी प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होता है, उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और इसी फिनोमेना को यूज करके आगे ये ट्रांसपोर्ट करता है पावर को। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों कॉइल्स जो होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इनको डिप किया जाता है ऑयल के अंदर। और ये जो ऑयल है ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसके डिफरेंट पर्पज हैं। जैसा कि ये जो ऑयल है ये इंसुलेटर होता है, क्योंकि हमने जो कॉइल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं करना होता। लिहाजा दरमियान में जो मटेरियल यूज़ करना है, जो ऑयल यूज़ करना है, उसको लाजमी तौर पे इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। और दूसरा जो इसका पर्पज है वो ये है कि आपने ट्रांसफार्मर को हीट अप होने से बचाना है, इसको कूल रखने के लिए आप ऑयल यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी हाई होनी चाहिए। जो ऑयल यूज़ करते हैं उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। और केमिकल स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल यूज़ होता है, ये मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल यूज़ किया जाता है। और अमूमन जो ऑयल यूज़ होता है वो पैराफिनिक, नेफ्थेनिक या एरोमेटिक ऑयल, ये एक ही कैटेगरीज है ऑयल की जो कि यूज़ की जाती है।
रियल केसेस में हमेशा जो इनपुट पावर होती है वो ज्यादा होती है और जो आउटपुट होती है वो हमेशा कम होती है। उसकी रीजन ये होती है कि जो लॉसेज है वो काफी होते हैं एडी करंट्स की वजह से और हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से। लेकिन आइडियल केस में आप कह सकते हैं कि जो इनपुट पावर है और आउटपुट पावर है वो आपस में इक्वल होती हैं। और पावर का फार्मूला चूंकि वी आई होता है, पी इज इक्वल टू वी आई, तो उस लिहाज से हम इनपुट पावर का ताल्लुक चूंकि प्राइमरी कॉइल के साथ होता है तो लिहाजा यहाँ पे वी पी और आई पी की टर्म यूज हुई है, यानी वोल्टेज एट प्राइमरी कॉइल और करंट इन प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली आउटपुट का ताल्लुक चूंकि सेकेंडरी कॉइल के साथ होता है तो लिहाजा यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट यूज हुए हैं वो एस के हुए हैं सेकेंडरी के लिए। तो यहाँ से जो वोल्टेज की एक रेशो बनाई गई है वी एस ओवर वी पी वो इक्वल आ गई है आई पी ओवर आई एस, और एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। ये आपस में इक्वल होते हैं। और इसी तरह ये जो चीज़ है आपके पास ये ऊपर अभी हम लिख चुके हैं। तो ये आपके पास इस तरह तीन चीज़ों को आपस में आपने इक्वल कर दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स को, वोल्टेज को और करंट को। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। तो जिस तरह की चीज़ गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने यूज़ कर लेना। सपोज नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज गिवन है तो आप ये वाली यूज़ करेंगे, और अगर वोल्टेज और करंट की बात हो रही है तो आप ये यूज़ कर लेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्न का करंट के साथ कोई रिलेशनशिप है तो फिर आप इन दोनों को आपस में इक्वल करके यूज़ कर लेंगे। समझने के लिए बड़ा आसान है कि अगर ऊपर जो है नंबर ऑफ टर्न वो सेकेंडरी कॉइल के हैं तो वोल्टेज भी सेकेंडरी कॉइल के ही है। यानी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है और होना भी चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये हम डेफिनेशन में देख चुके हैं। और वोल्टेज का और करंट का जो रिलेशनशिप है वो आप देखते हैं तो वो इनवर्स है। यानी ऊपर अगर सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज हैं तो जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल का, और वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। यानी एक चीज ऐसी है जो डायरेक्टली है, एक जैसी है, एक जैसी क्वांटिटी को न्यूमिनेटर में रखा गया, वो ये है नंबर ऑफ टर्न का और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है वो सेम है। यानी न्यूमिनेटर में अगर सेकेंडरी की टर्म्स हैं तो दोनों की सेकेंडरी की टर्म्स हैं, और डिनोमिनेटर में अगर प्राइमरी की टर्म्स हैं तो दोनों की प्राइमरी की टर्म्स हैं। लेकिन बाकी जो दोनों है, यानी वोल्टेज का और करंट का और नंबर ऑफ टर्न का और करंट का, ये उल्टा है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो डिपेंड करती है या आप कह सकते हैं कि अफेक्ट होती है दो वजह से, एक एडी करंट की वजह से और एक मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस की वजह से। एडी करंट्स क्या है? एडी करंट्स एक्चुअली अनवांटेड करंट्स होते हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि हम ये पीछे हमारा टॉपिक यही था, हमारे चैप्टर के अंदर यही चीज़ बार बार डिस्कस हो रही थी कि जब कभी भी कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। तो एक तो हमारी सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है, और एक जो ईएमएफ है वो हमारी प्राइमरी कॉइल के अंदर भी इंड्यूस हो रही है, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो प्राइमरी कॉइल के अंदर भी करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको एडी करंट कहा जाता है। और इस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है उसके परपेंडिकुलर ये करंट फ्लो करते हैं। ये अनवांटेड करंट होते हैं और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को डाउन करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो, अच्छा अब एडी करंट्स को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? आप जो करंट का पाथ है उसको चैनलाइज कर सकते हैं। चैनलाइज का मतलब ये है कि आप करंट के पाथ को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि एडी करंट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। करंट को एक स्पेसिफिक आप पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं या उसका पाथ स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? आप उसकी जो कोर्स हैं, जो कॉइल्स हैं, जो शीट्स लगी होती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उनको लेमिनेट कर दें, इंसुलेट कर दें एक दूसरे से। इस तरीके से जो एडी करंट है वो 100% खत्म तो नहीं होते लेकिन मिनिमाइज जरूर हो जाते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? ये वो एनर्जी है जो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल्स को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में यूज हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। Hysteresis is the phenomenon in which magnetic induction B lags behind with respect to the magnetizing field H। यानी वो फील्ड जो कॉइल्स को मैग्नेटाइज कर रही होती है वो हमेशा पीछे रह जाती है, और मैग्नेटिक इंडक्शन जो कॉइल्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है वो हमेशा आगे निकल जाती है। तो उस चीज़ को दोबारा जीरो करने के लिए हमारी जो एनर्जी डिसिपेट होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो यूज होता है या मैग्नेटाइजिंग जो एनर्जी यूज होती है, वो सारा का सारा अपीयर होता है हिस्टैरिसीस लॉस के तौर पे। यानी कॉइल आपकी मैग्नेटाइज हुई तो कुछ एनर्जी यूज हुई उसको मैग्नेटाइज करने में, और फिर ये है कि जब करंट जीरो हो जाता है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे साइकिल ड्रॉ करूँ, तो जैसे जैसे करंट ग्रो कर रहा है वैसे वैसे कॉइल के अंदर मैग्नेटाइजेशन अपीयर होना शुरू हो गई है। और जब करंट मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होती है। होना तो यूं चाहिए कि जब करंट अब डिक्रीज हो रहा है और करंट यहाँ पे आके जीरो हो चुका है तो होना चाहिए कि अब कॉइल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी जीरो हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बरकरार रहती है। तो उस मैग्नेटाइजेशन को जीरो पे लाने के लिए करंट को फर्दर इंक्रीज किया जाता है, तब जाके वो मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा करंट है, जो हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी यूज हुई है, ये सारा का सारा हिस्टैरिसीस लॉस के तौर पे अपीयर होता है, जिससे ट्रांसफार्मर हीट अप होता है।
बाकी ये हिस्टोरेसिस लॉस जो है इसका एक मुकम्मल टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट में ये हम वहीं पे डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरेसिस लॉस क्या चीज़ है। उसमें और भी टर्म्स हैं, कोerसिविटी है, रिटेंटिविटी है, और एनर्जी है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस होंगी। एनीवे यहाँ पे जो बात हो रही थी वो यही थी कि जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो दो चीज़ों की वजह से इफेक्ट होती है। एडी करंट्स की वजह से या अनवांटेड करंट्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लो करते हैं। और हिस्टैरिसीस जो एडी करंट्स हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं शीट्स को लेमिनेट करके। और हिस्टैरिसीस लॉस को जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं एक ऐसा मटेरियल यूज करके जिसका हिस्टैरिसीस लूप कम होता है। हिस्टैरिसीस लूप कम होने का मतलब ये है कि जिसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें कम से कम एनर्जी देनी पड़े, यानी कम एनर्जी दें तो मैग्नेटाइज हो जाए, और फिर कम एनर्जी ले तो वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। तो इसके लिए जो मटेरियल यूज होते हैं, जो अच्छे मटेरियल हैं, वो है सिलिका स्टील या CRGO स्टील वगैरह। इनको यूज करके आप हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, जो कॉइल्स के दरमियान मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है, उसको भी डिक्रीज करके आप हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम कर सकते हैं। ये जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को डिक्रीज करने का मतलब यही है कि आप उस मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस जो एरिया है उसको आप कम कर रहे हैं, जो एनर्जी लॉसेज हैं उनको आप कम कर रहे हैं।